हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं एक नए चैप्टर के साथ और इसका नाम है रेस्पिरेशन यानी श्वसन। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को बड़े ही अच्छे से ख़त्म कर लिया है, बहुत अच्छे से बारीकी से चीज़ों को समझ लिया है और अब हम पहुंच चुके हैं दूसरे प्रोसेस पे जिसका नाम है रेस्पिरेशन। तो जिन लोगों को पिछली कहानी याद हो, क्योंकि ये कहानी है किसकी? हमारी बॉडी की। तो जिनको हम पिछली कहानी याद होगी वही अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। अब पिछली कहानी क्या थी पहले उसको हम देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। रेस्पिरेशन क्या होता है ये तो सब बात की बात है, सबसे पहले हम पिछली कहानी देखेंगे। ओके, पिछली कहानी में हम लोगों ने ये समझा हुआ है कि भाई देखो, खाना हम लोगों ने खाया, खाना खाया यानी खाना खाया। अब इस खाने के अंदर क्या थे? न्यूट्रिएंट थे। क्या थे? न्यूट्रिएंट थे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ने क्या किया, यानी पाचन तंत्र ने इस खाने के अंदर से न्यूट्रिएंट निकाल लिए। क्या निकाल लिए? न्यूट्रिएंट। ठीक है, न्यूट्रिएंट। दैट मीन्स आप सभी लोगों को पता है कि खाने के अंदर क्या है? न्यूट्रिएंट है। और इन न्यूट्रिएंट को डाइजेस्टिव सिस्टम ने सिंपलेस्ट फॉर्म में किया। डाइजेस्टिव सिस्टम ने न्यूट्रिएंट जो निकाला है वो कैसा फॉर्म है? सिंपल न्यूट्रिएंट निकाला है। क्या? कैसा न्यूट्रिएंट? सिंपल न्यूट्रिएंट। अब मतलब क्या है मैं समझा दूं पहले न्यूट्रिएंट एंड सिंपल न्यूट्रिएंट का। ठीक है, तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं, जो आप खाना खाते हो तो खाने को अगर देखेंगे, खाना जो होता है मेनली जो खाना होता है, इस खाने के अंदर पाया जाता है पौष्टिक तत्व, यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिएंट। अब ये न्यूट्रिएंट आपको तीन तरीके से नजर आते हैं। सबसे पहला आता है आपको कार्बोहाइड्रेट, दूसरा आपको नजर आता है प्रोटीन, तीसरा आपको जो नजर आता है वो क्या होता है? वो होता है फैट, है ना। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, तीन मेन कंपोनेंट होते हैं, तीन मेन पौष्टिक तत्व होते हैं खाने के अंदर। ठीक है, लेकिन ये जो खाने के अंदर पौष्टिक तत्व होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। कैसे पार्टिकल होते हैं? लार्ज, बहुत बड़े होते हैं, लार्ज पौष्टिक तत्व होते हैं, यानी बड़े पौष्टिक तत्व होते हैं, या लार्ज न्यूट्रिएंट बोल सकते हैं हम लोग। दैट मीन्स अगर मैं कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर को देखूं, ऐसे ही रैंडमली बना रहा हूं, तो क्या होगा? बहुत बड़ा होगा। बहुत क्या होगा? बड़ा। ठीक है, क्लियर है? यानी हम जो खाना खाते हैं उसमें बहुत बड़ा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, बहुत बड़ा बड़ा क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। क्लियर है? और इनके अंदर क्या भरा हुआ है भैया? एनर्जी। इनके अंदर क्या भरा हुआ है? एनर्जी। अब समझना, इतना बड़ा मैंने कार्बोहाइड्रेट का पार्टिकल बना दिया। ठीक, अब इसमें है एनर्जी, क्योंकि एनर्जी खाने हम क्यों खा रहे हैं खाना, ये तो सबको पता है, ताकि हमको क्या मिले? एनर्जी। एनर्जी मिलेगी तभी हम क्या कर पाएंगे? काम। तो खाना हम इसीलिए खाते हैं ताकि हम क्या प्राप्त कर सके? एनर्जी। तो इसमें एनर्जी भरी हुई है। लेकिन ये एनर्जी जो है भाई, समझिएगा ध्यान से, किसको मिलेगी? तो हमको लगेगा कि हमको एनर्जी मिल गई सेल को, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल से। तो अगर पूरे सेल के पास एनर्जी आ जाती है तो इसका मतलब मेरे पूरे बॉडी के अंदर एनर्जी आ गई। दैट मीन्स हमारा पूरा सर से लेके पांव तक, समझ पा रहा है, वो पूरी की पूरे क्या लगे होते हैं? सेल। ट्रिलियन ऑफ सेल से मिलकर हमारी पूरी की पूरी बॉडी बनी है, यानी ह्यूमन बीइंग की बॉडी लगभग ट्रिलियन सेल से मिलकर बनी है। तो बताइए, इतने सारे सेल हैं, ठीक है, यानी अरबों खरबों सेल्स हैं। इन अरबों खरबों सेल्स के अंदर जब एनर्जी जाएगी तभी हमारी बॉडी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? चार्ज। जैसे सपोज करिए आपको क्या करना है, आपको दौड़ना है, तो दौड़ने के लिए आपको पैरों को एनर्जी लगेगी नहीं लगेगी? आपके पैर के अंदर जो सेल होंगे उनको एनर्जी चाहिए, वो क्या कर रहे होंगे? ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट कर रहे होंगे। तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी? इन्हीं खाने के अंदर से। और खाने के अंदर क्या होता है? तो यही सब होते हैं। ये क्या आपने बनाया है? ये बनाया आपने कार्बोहाइड्रेट का पार्टिकल। ठीक है, देखिए, जब भी पहली क्लास होती है तो थोड़ा सीरियसली हम अगर कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आगे कनेक्ट करने में दिक्कत होगा ही। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का इतना बड़ा पार्टिकल, और ये हमारा सेल है। सेल क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। ये होता है अरबों खरबों सेल लगे हैं, लेकिन क्या कोई एक भी सेल दिखाई देता है? नहीं। क्यों? क्योंकि सेल क्या होता है? बहुत ही छोटा। जबकि ये कार्बोहाइड्रेट का पार्टिकल क्या है? बहुत बड़ा। तो सेल इसको डायरेक्ट नहीं ले पाता है, डायरेक्ट इससे एनर्जी नहीं ले पाता, क्योंकि ये बहुत क्या है? बड़ा। तो इसीलिए बीच में किसको आना पड़ता है? इसीलिए भगवान ने बीच में क्या बनाया है? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम एक्चुअल में इस पूरे कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, यानी सिंपल पार्टिकल में तोड़ देता है, और इस फॉर्म में बना देता है कि सेल आसानी से क्या कर पाए? उसको एनर्जी उसमें से ले पाए।
समझ पा रहे हैं? बिल्कुल सर। इसका मतलब जो कार्बोहाइड्रेट बहुत बड़े पार्टिकल के रूप में है ना, तो बहुत बड़ा है, इसको डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा, तोड़ देगा। क्या कर देगा? तोड़ देगा। ये लार्ज वाला है और लार्ज को किस में कर देगा? स्मॉल में। ठीक है, तो ध्यान देंगे, लार्ज से किस में कर देगा? स्मॉल में। और स्मॉल का मतलब कार्बोहाइड्रेट का स्मॉलेस्ट होता है, या स्मॉलेस्ट यूनिट कार्बोहाइड्रेट की बोले तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। मेनली आप जानते हैं कि हम जो खाना खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में मौजूद होता है? स्टार्च के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। ये बड़ा वाला कार्बोहाइड्रेट है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम इस स्टार्च को क्या करता है? ग्लूकोज के अंदर तोड़ देता है। ग्लूकोज क्या है? ये सिंपल फॉर्म है, सिंपल या स्मॉलेस्ट बोल सकता हूँ, तो सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यानी हम कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्मेट में नहीं लेते, हम किस फॉर्म में लेते हैं? ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब ये जो ग्लूकोज बना है ये एक्चुअल में इतना छोटा है कि हमारा सेल इसको क्या कर सकता है? आसानी से ऑब्जर्व कर सकता है और इससे एनर्जी ले सकता है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कर रहा है, आपको समझ में आ गया? बिल्कुल सर। अब ऐसा सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के साथ नहीं होता है, ऐसा प्रोटीन के साथ भी होता है और ऐसा ही फैट के साथ भी होता है। मेनली क्या होता है, जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि कार्बोहाइड्रेट था, तो कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या? प्रोटीन था ना, सॉरी स्टार्च था ना, स्टार्च था। तो स्टार्च को डाइजेस्टिव सिस्टम ने किस में कन्वर्ट कर दिया? ऐसा बताओ यार, कोई भी कार्बोहाइड्रेट आप खाओगे वो कार्बोहाइड्रेट किस में जाएगा? सेल के पास अगर जाएगा तो ग्लूकोज के फॉर्म में जाएगा। किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। ठीक, अब समझना ध्यान से, ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के फॉर्म में तोड़ा किसने? डाइजेस्टिव सिस्टम ने। इसी तरीके से जो प्रोटीन आप खा रहे हो, जो प्रोटीन हमारे बॉडी की क्या करता है? ग्रोथ कराता है। ये प्रोटीन भी क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसको तोड़ देता है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कर देता है? तोड़ देता है। और तोड़ के क्या बना देता है? प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है एमिनो एसिड में। किसमें कन्वर्ट कर देता है? एमिनो एसिड में। तो प्रोटीन को डाइजेस्टिव सिस्टम एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरीके से आप देखोगे जो फैट है, क्या है? फैट। मेनली फैट जो आप खाते हो इसको ये क्या करता है? ये कन्वर्ट करते देता है डाइजेस्टिव सिस्टम फैटी एसिड में। किसमें? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर। क्लियर है? बिल्कुल सर। अब ये जो आपको दिख रहा है ये आप खाते हो, ये आपको कहाँ से मिलता है? ये आपको खाने में मिलता है। ठीक है, यही आपको खाने में मिलता है, ये फूड है आपका। ठीक है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? इसमें। दैट मीन्स ये आपको आपके बॉडी को मिलता है। किसको मिलता है? बॉडी को। यही तो आप खाते हो। लेकिन ये जो आपको नजर आ रहा है ये किसके पास जाएगा? सेल के पास। सेल के पास ये जाता है। खाते आप क्या हो? ये समझ पा रहे हो? और सेल के पास क्या जाता है? ये। ठीक है, क्लियर सर। एंड डाइजेस्टिव सिस्टम ने इतना काम कर दिया कि कार्बोहाइड्रेट खाया तो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, प्रोटीन खाया तो एमिनो एसिड में, और फैट खाया तो फैटी एसिड में। अब मेनली आप सभी लोगों को पता है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पेजेज है वो कुछ इस तरीके से चलता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है माउथ से, है ना। माउथ के बाद कहाँ पे जाता है? इसोफेगस में। कहाँ पे? इसोफेगस में। इसोफेगस में अगर आप देखोगे तो इसोफेगस क्या है? पाइप है। अब इसोफेगस से कहाँ जाएगा? स्टोमक में। कहाँ जाएगा? स्टोमक में। स्टोमक। और स्टोमक से कहाँ जाएगा सर? स्टोमक से फिर जाएगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और एक्चुअल में वो जो आप देखे हो तो उस कहानी को भी समझो जो अभी हम पीछे पड़े हैं। देखो मेनली क्या होता है कि जो आप खाना खाते हो यानी जो फूड लेते हो वो कहाँ से लेते हो? मुंह से। और वो जो अभी आपने सेल वाला प्रोसेस देखा कि सेल जिसको लेता है, सेल मतलब ग्लूकोज ले रहा है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है डाइजेस्टिव सिस्टम, प्रोटीन को एमिनो एसिड में, और फिर फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो एक्चुअल में वो पूरा का पूरा काम कितने देर तक, कहाँ तक आने पे कंप्लीट हो जाता है सर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होता है क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। डाइजेशन क्या हो जाता है? कंप्लीट। यानी जिस तरीके से हमारा सेल चाह रहा है उस तरीके से हमने खाने को क्या कर दिया? बना दिया है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मतलब इसके इनर वॉल्स पे क्या होती है? विलाई पाइप लगी होती है। क्या लगी होती है? विलाई पाइप। और ये विलाई पाइप किससे कनेक्टेड होती है बाबू? ब्लड से। किससे कनेक्टेड होती है? ब्लड से। तो वो पूरा का पूरा जो खाना था, पूरा का पूरा जो खाना था अब वो किस में चला जा चुका है? ब्लड में। और किस फॉर्म में है वो? टूट के, सिंपलेस्ट फॉर्म में। खाना टूट चुका है
एकदम सिंपलेस्ट हो चुका है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड किसमें चला गया? ब्लड में। कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन में, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन से, बिलाई से होते हुए ब्लड में चला गया। ठीक है, और यहीं पे डाइजेशन क्या हो जाता है? कंप्लीट। नहीं, डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है। उसके बाद जो खराब खाना है वो कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर रेक्टम में, फिर एनस में। लेकिन हमारे लिए जो ब्लड, हमारे जो सेल को चाहिए था, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल के विलाई से होते हुए ब्लड में पहुंच चुका है। ठीक है, अब ब्लड के अंदर डालने का सीधा कारण समझ लीजिए। देखिए, ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। नॉर्मली आप जानते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने तरीके के टिश्यू होते हैं? 4 तरीके के। ठीक है ना? वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला बाहरी लेयर बनाता है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आता है मस्कुलर टिश्यू या मसल्स टिश्यू जिनको बोलते हैं। तीसरे नंबर वाला है ये हमारे पास है कनेक्टिव टिश्यू, और चौथे पे है नर्वस टिश्यू। तो मेनली ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। दैट मीन्स ये पूरे बॉडी ऑर्गन को क्या करता है? कनेक्ट करके रखता है। ठीक है ना? इसका काम देखिए, कनेक्टिव मतलब कनेक्ट करना। तो ब्लड क्या होता है? सभी बॉडी ऑर्गन से, यानी हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं, उन सभी अंगों से कौन कनेक्टेड है? सर, ब्लड। है ना? ब्लड क्या होता है? सबके पास जा रहा होता है, यानी सर से लेके नाखून तक, सर से लेके नाखून तक कौन है? ब्लड है। आप कहीं भी कट करोगे अपने बॉडी के अंदर, है ना, कहीं भी आप कट करोगे क्या नजर आएगा? खून नजर आएगा ना। इसका मतलब खून आपके पूरे बॉडी के अंदर है। ठीक है, तो अब हमने क्या कर दिया? हमने जो न्यूट्रिएंट लिया था उसको किस में डाल दिया है? ब्लड के अंदर। अब ये ब्लड क्या करेगा? क्योंकि ये ब्लड सबसे कनेक्टेड ना, तो ये ब्लड पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट को पूरे बॉडी ऑर्गन को दे देगा, है ना। और जैसा आप जानते हो, क्या जानते हैं सर, कि हमारा जो ऑर्गन है, एक्चुअल में ऑर्गन किससे मिलके बना होता है? सर, ऑर्गन मिलके बना होता है टिश्यू से, और टिश्यू किससे मिलके बना होता है? सेल से, है कि नहीं है? तो अगर ऑर्गन के पास न्यूट्रिएंट पहुंच गया तो ऑर्गन का मतलब, ऑर्गन किससे बना हुआ है? ले देखिए, सेल से ना। तो वो पूरा न्यूट्रिएंट किसके पास पहुंच जाता है? सेल के पास। और इस ऑर्गन तक कौन लेके आया है? ब्लड लेके आया। सर, कौन लेके आया है? ब्लड, है ना। यानी ब्लड ही क्या कर रहा होगा? पूरे न्यूट्रिएंट को पूरे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा, है ना। अगले सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोर्ट, क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, जहाँ पे हम ब्लड के बारे में भी पढ़ेंगे। क्लियर है? ब्लड मेनली क्या कर रहा होता है? जो न्यूट्रिएंट है उनको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करा रहा होता है, यानी ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ठीक है, बहुत ज्यादा काम करता है बेचारा ये। ठीक है ना। और सीधी बात बोले ना, तो ब्लड का काम ये है कि सेल की इच्छा पूरी करना। ब्लड का काम क्या है भैया? सेल की इच्छा पूरी करना। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, ये भले ही थोड़ा सा मजाकिया लहजा नजर आ रहा होगा, बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ब्लड का काम है सेल की इच्छा पूरी करना, इच्छा पूरी करना। ठीक है, सेल का काम है, ब्लड का काम है सेल की इच्छा पूरी करना। सेल जो जो मांग रहा होता है, ब्लड उसी को लाके दे दे रहा होता है। दैट मीन्स ब्लड का यही काम ही है। ठीक है, तो शुरुआत में सेल ने कहा मैं चार्ज नहीं हूं, मुझे एनर्जी चाहिए, है ना। सेल की इच्छा क्या थी? एनर्जी की। तो यही, इसी कारण ये जो ब्लड है वो किसके पास आया है? डाइजेस्टिव सिस्टम के पास आया है। ब्लड कहाँ पहुंचा? सेल की ये इच्छा पूरी करने के लिए कि भैया सेल को एनर्जी चाहिए, ब्लड आता है डाइजेस्टिव सिस्टम के पास। और यही डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है बेचारा? ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो खाना होता है इस लायक बना देता है कि सेल उसको खा पाए, क्योंकि सेल बहुत छोटा है। जैसे बच्चे छोटे रहते हैं, एक बात बताइए, जब आप बहुत छोटे थे, है ना, जो आपको खाना मिलता था खाना खिलाने के लिए, जो आप खाना खाते थे, तो आपकी मम्मी जब खाना खिला रही होती थी तो क्या खड़े एक रोटी आपको खिला दे रही थी? अच्छा, आज के डेट में आप खाना खाते हो तो आप आधा रोटी भी एक बार में खा सकते हो कि नहीं खा सकते हो? उस समय में आपको क्या किया जाता था? तोड़ के भी नहीं खिलाया था, एकदम उसको क्या कर दिया जाता था? मसल दिया जाता था। मसल के एकदम क्या कर दिया जाता था? एकदम उसको पतला बना दिया जाता था। जैसे आप रोटी खा रहे हो तो रोटी को एकदम दाल के साथ क्या कर दिया जाता था? एकदम मसल दिया जाता है। मसल देने का मतलब क्या है? उसको पीस दिया जाता था, और पीस के आपको खिलाया जाता था ताकि एकदम छोटे फॉर्म में जाए, है कि नहीं है? तो वैसे सेल भी क्या, एक छोटा बच्चा है। और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम खाने को क्या करता है? मसलने का काम करता है, यानी पीसने का काम करता है, ताकि सेल आराम से क्या कर पाए? खा पाए। आई होप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम ने वो पिसा हुआ खाना किसको दे दिया? ब्लड को। फिर ब्लड किसके पास लेके चला गया? सेल के पास। ठीक है, यही होगा भाई। क्लियर है? हाँ या ना? तो जो ब्लड क्या किया है, अभी जस्ट आपने देखा कि ब्लड
जो है पूरा का पूरा, चूंकि ये पूरे बॉडी से कनेक्टेड है, इसका मतलब ब्लड किसके पास लेके जाएगा? पूरा का पूरा हुआ पिसा हुआ खाना ऑर्गन के पास। नहीं, ऑर्गन किससे मिलके बना है? सेल से। इसका मतलब ब्लड किसके पास लेके जाएगा? सेल के पास, ठीक है ना। ऑर्गन के पास तो ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। अच्छा ये बताओ, ऑर्गन तभी तो चार्ज माना जाएगा, जैसे हमारी किडनी है, किडनी के पास एनर्जी तभी आएगी जब उस किडनी जिन सेलों से मिलकर बनी होगी, जिन कोशिकाओं से मिलकर बनी होगी, वो कोशिकाएं यदि चार्ज हो जाएंगी तो किडनी अपने आप चार्ज हो जाएगी। यस और नो? बस यही बात है। तो ब्लड एक्चुअल में वो पूरा खाना किसके पास पहुंचाएगा? सेल के पास। अब सपोज कर लो ये रहा सेल, थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कहानी यहाँ से। ये सेल है, तो सेल की कहानी आप जानते हो, सेल की सबसे ऊपरी जो लेयर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। एनिमल के अंदर क्या होता है? पहले सेल मेम्ब्रेन होता है ना। सबसे ऊपरी लेयर सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। क्या होती है? कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली है, और कोशिका झिल्ली के अंदर जो ही जाओगे तो आपको क्या नजर आएगा? लिक्विड नजर आएगा, पानी टाइप में नजर आएगा, जिसको आप क्या बोलते हो? कोशिका द्रव्य। इसको हम लोग नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। इस लिक्विड को हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। क्या इसमें कोई दुविधा नहीं है सर? अब ये सेल है, और बीच में क्या होता है? बीच में होता है आपका न्यूक्लियस। सेल का क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक प्रमुख क्या है? सेल ऑर्गेनल्स है, क्योंकि यही पूरे सेल को क्या कर रहा होता है? कमांड कर रहा होता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन कमांड करती है हमारी बॉडी को, वैसे ही सेल के अंदर न्यूक्लियस सेल को कमांड कर रहा होता है। ठीक है, क्लियर है? अब ध्यान से समझिएगा, अब ये ब्लड आएगा किसके पास? सेल के बगल में आएगा ना ऐसे। ये क्या है? सेल वाले ब्लड की पाइप है। ब्लड हमेशा किस में घूम रहा होता है? पाइप में। गलती से भी ये मत सोच लीजिएगा कि ब्लड कैसे घूम रहा है भाई? खुला, है ना। आपको लग रहा होगा कि ब्लड कैसे घूम रहा है? खुला, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। ब्लड हमेशा किस में घूम रहा होता है? पाइप में। पाइप की साइज और उसकी थिकनेस अलग अलग होती है ना। उस अनुसार अलग अलग नाम रखे जाते हैं। तो सबसे पतली पाइप जो होती है ब्लड की, सबसे पतली एकदम महीन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिलरी। क्या नाम देते हैं उसको? कैपिलरी। कैपिलरी एक्चुअल में ब्लड वेसल्स की सबसे छोटी पाइप, मतलब सबसे पतली पाइप है। छोटी नहीं, सबसे पतली पाइप है। सबसे पतली पाइप कौन सी है? कैपिलरी। याद रखेंगे, बहुत पतली, एकदम महीन है। इतना बारीक है कि जब भी देखिए, हमेशा याद रखेंगे, ब्लड की कौन सी पाइप सेल से मिलती है? कैपिलरी पाइप। समझ पा रहे ना? ब्लड की कौन सी पाइप मिलती है सेल से? कैपिलरी पाइप। ठीक है, एक बार मैं ब्लड का ट्रैवल अभी समझा दूंगा, फिलहाल में समझिए। अब ये पाइप आया जिसके अंदर क्या घूम रहा है? ब्लड। अब ब्लड कहाँ से आया है? डाइजेस्टिव सिस्टम से मिलते हुए, यानी कहाँ से आ रहा है? छोटी आंत से मिलके, है या ना? है या ना? ये आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन से, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या लेके आया? पिसा हुआ खाना, है ना। पिसा हुआ खाना अपने अंदर डिजोल्व किए हुए। तो मैं पिसा हुआ खाना इसमें ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये पिसा हुआ क्या है? खाना है। अब ये पिसा हुआ खाना आसानी से इस महीन पाइप के रास्ते किसके अंदर चला जाएगा? सर ये आसानी से ट्रैवल होके चला जाएगा किसके अंदर? कोशिका के अंदर। कौन? ये पिसा हुआ खाना। जैसे तुम ग्लूकोज लेके गए हो तो ग्लूकोज आ गया अंदर। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्टिव सिस्टम ने तोड़ दिया था किसमें? ग्लूकोज के अंदर। तो ये आ गया यहाँ किसमें? साइटोप्लाज्म। कैपिलरी से होते हुए साइटोप्लाज्म में आपका ग्लूकोज आ गया। क्लियर है? बहुत सही सर, आ गया। अब ध्यान से समझिएगा, ग्लूकोज मेनली कैसा होता है? ग्लूकोज होता है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ग्लूकोज की अगर मैं बात करूँ तो फॉर्मूला होता है C6H12O6। कितने कार्बन है भैया? 6 कार्बन है। 6 कार्बन है ना। इन 6 कार्बन का अपना ग्लूकोज होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो ही ये किस में जाता है? साइटोप्लाज्म में। ये जो ही साइटोप्लाज्म में जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा, ये 6 कार्बन वाला ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा 3 कार्बन। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 3 कार्बन में। और जब ये 3 कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा तब इसको ग्लूकोज नाम नहीं देंगे, तब हम इसको नाम देंगे पाइरूवेट। क्या बोलेंगे? पाइरूवेट। ठीक है, पाइरूवेट। यानी जो ही ये कहाँ घुसेगा भैया? साइटोप्लाज्म में, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा पाइरूवेट में। क्लियर? बिल्कुल। ये कहाँ से आया ग्लूकोज? ब्लड के पाइप से। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल।
अब जो ये पाइरूवेट में गया तो देखिए कोशिकाएं जो होती हैं मेनली, जो आप कोशिकाओं को देखोगे तो कोशिका को चाहिए एनर्जी, और मेनली हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि जो सेल होता है उसको एनर्जी तब मिलती है जब वो एटीपी बनाता है। यानी सेल का पूरा क्रियाकलाप कैसे चलता है? एटीपी से। समझ पा रहे हैं? मतलब जैसे हमारा क्रियाकलाप, हम अपने जीवन काल में क्या चाहते हैं? पैसा चाहते हैं, मनी चाहते हैं। यानी हमारा जीवन कैसे चल रहा है? हमारे घर के अंदर हमारा घर जो चल रहा है वो पैसे से चल रहा है, सीधा ना। ये दुनिया के अंदर जो भी क्या बोलते हैं काम हो रहा है वो किससे हो रहा है? पैसे से। वैसे ही अगर मैं देखूं बाहरी दुनिया के लिए पैसा क्या? एक प्रकार की एनर्जी है। पैसा आएगा तो एनर्जी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? वैसे ही अगर बात करोगे किसकी, अगर बात करोगे सेल के अंदर की कहानी की, तो सेल के अंदर पैसा रुपया नहीं होता है। क्या होता है? एटीपी। एटीपी से उसका घर चल रहा होता है। यानी सेल का घर किससे चलता है? एटीपी। हमारा घर रुपए से और सेल का घर एटीपी से। एटीपी का फुल फॉर्म सभी लोग जानते हैं? बिल्कुल सर, एडिनोसिन। मैं इसीलिए इंग्लिश में ना लिख के हिंदी में लिख दे रहा हूं पहले, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, बिल्कुल सर। यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे लिख दे रहा हूँ। अब कितना भी मैं करूँगा तो यहीं पे बनाना पड़ेगा मुझे, तो फॉस्फेट आप समझ लेंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आगे सब लिखा हुआ मिल जाएगा तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे। ठीक है, लेकिन हमें क्या मिला है अभी तक? हमें तो उस ग्लूकोज, हम ग्लूकोज खाना वाना क्यों खा रहे थे? ताकि एनर्जी मिले। एनर्जी मिले किसको? सेल को। और सेल को एनर्जी मिल रही है भैया एटीपी से। लेकिन हमने अभी तक जो खाया है या हमारे सेल को जो अभी तक मिला है तो वो क्या था सर? वो था हमारे पास पाइरूवेट। मतलब ग्लूकोज आया था ना, और वो ग्लूकोज किसके अंदर टूट गया है? वो ग्लूकोज टूट गया है पाइरूवेट के अंदर। भाई यहाँ पे क्या है? पाइरूवेट। मैं पीपी लिख दे रहा हूँ, ये क्या हो गया? पाइरूवेट। हमारा सेल कह रहा है नहीं भाई, हमको पाइरूवेट थोड़ी ना चाहिए, हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए ग्लूकोज, सॉरी एटीपी। हमको क्या चाहिए? एटीपी। तो सेल के अंदर एक घर है, जैसे हमारे वहां बैंक है, बैंक हमको पैसा देता है, वैसे सेल के अंदर भी क्या है? एक बैंक टाइप में है। बैंक टाइप बोल सकता हूं जहाँ पे पैसा मिलता है। ठीक है ना? लेकिन जहाँ पे एटीपी बनता है सेल के अंदर, जहाँ पे एटीपी बनता है उस घर को हम लोग नाम देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम देते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे हम क्या कर लेंगे, हमको मान लीजिए अगर हमको डॉलर मिल गया, क्या मिल गया? डॉलर। ये बताइए डॉलर हमारे वहां तो चलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? उसको बैंक में ले जाके एक्सचेंज कर लेंगे। वैसे ही सेल को बोला गया कि ये जो पाइरूवेट है, ग्लूकोज है, वो क्या है? पैसा है तुम्हारे लिए। वो क्या है? एक प्रकार का एटीपी का काम करेगा तुम्हारे लिए। तो सेल ने कहा कि नहीं, हमको क्या चाहिए? पूर्णतः एटीपी चाहिए। तो इस सेल ने क्या किया? इस सेल ने इस पाइरूवेट को कहाँ भेज दिया? बैंक में डाल दिया, ताकि बैंक इसको क्या दे दे? एटीपी। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है ना, या एनर्जी हाउस ऑफ द सेल। भैया यही क्या करता है? पैसा बनाता है। दैट मीन्स पाइरूवेट या ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है किसके अंदर? एटीपी के अंदर। क्लियर है? बिल्कुल। अब ध्यान दीजिएगा, ये पाइरूवेट कहाँ पे जाएगा? ये पाइरूवेट जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? इस पाइरूवेट को कन्वर्ट कराएगा एटीपी में। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया कहता है कि भैया मैं इस पाइरूवेट को नहीं तोड़ पाऊंगा जब तक कि मुझे क्या नहीं मिलेगा? ऑक्सीजन। समझ पा रहे हो? यानी पूरी की पूरी कहानी फंस गई। अब क्या कह रहा है सेल, क्या कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया सेल से कह रहा है कि देखो मैं इस पाइरूवेट को एटीपी में नहीं कन्वर्ट करा पाऊंगा जब तक कि मुझे क्या नहीं मिलेगा? ऑक्सीजन। दैट मीन्स मैं इस 3 कार्बन वाले पाइरूवेट को तोड़ के क्या बनाऊं? एटीपी। 3 कार्बन वाले पाइरूवेट को तोड़ के मैं क्या बनाऊं? एटीपी। उसके लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीजन की। दैट मीन्स कह रहा है कि ये करेंसी में तुम्हारे एटीपी में चेंज नहीं हो पाएगा। एटीपी इज द करेंसी ऑफ द सेल। सेल की करेंसी है ये। ठीक है ना? सेल के वहां काम इसी से चलता है। तो ये कह रहा है कि पाइरूवेट को अगर तुम तोड़वाना चाह रहे हो एटीपी में, तो तुमको क्या देना पड़ेगा? ऑक्सीजन। अब जो ही ये बात बेचारा सेल सुना, त्यों ही सेल क्या हो गया? रोने लगा। क्या करने लगा? रोने लगा। ये जो सेल है वो एक्चुअल में रोने लगा। समझ पा रहे हैं? ये अपना सेल है, ये बेचारा रोने लगा। ठीक है, सेल रोने लगा। क्यों? क्योंकि बेचारे के पास ऑक्सीजन है नहीं, और ऑक्सीजन नहीं, तो
तो इसका मतलब एटीपी नहीं बनेगा, और एटीपी नहीं बनेगा तो इसका काम चल नहीं पाएगा, इसका घर चल ही नहीं पाएगा, और ये बेचारा जल्दी ही खत्म हो जाएगा, इसका घर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसके कारण ये क्या करने लगा, रोने लगा। अब मैंने क्या बताया था कि अगर कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई सेल के पास तो कौन आएगा, ब्लड आ गया। फिर ब्लड ने पूछा क्या हुआ बेटा, क्या दिक्कत है, तो सेल ने कहा देखो मुझे मेरा जो तुमने मतलब सिंपली जो तुमने ग्लूकोज ला के दिया वो एटीपी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया कह रहा है कि अब क्या चाहिए, ऑक्सीजन, तो अब हमको ऑक्सीजन दो। समझ पा रहे हो? तो मैंने बोला था ना ब्लड क्या करने के लिए बैठा है, सेल का काम, सेल की इच्छा पूरी करने के लिए। तो ब्लड ने क्या बोला, घबराओ मत, मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ व्यवस्था कर रहा हूँ, मैं जाऊंगा अभी लेके आ रहा हूँ किसको, ऑक्सीजन को। समझ पा रहे हो? यानी अब मैं ओवरऑल की कहानी को समझूं तो ये मुझे नजर आया कि सर सेल अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ने खाना दे भी दिया, यदि हमने खाना खा भी लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम ने खाना पचा भी लिया, सेल तक पहुंच भी गया, तो फिर भी एनर्जी नहीं बन पाएगी सेल के अंदर जब तक कि क्या नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन। अब भगवान इस व्यवस्था को देख रहे थे कि भैया ब्लड ने बोल तो दिया सेल से, लेकिन ब्लड लाएगा कहाँ से, है ना? तो भगवान ने इसी कारण हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम बनाया, एक सिस्टम फिट किया जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। समझ पाया? ये रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करेगा भैया, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन देगा। क्या ऑक्सीजन देगा? समझ में आ रहा है? किसको देगा, ब्लड को। किसको देगा, ब्लड को। और फिर ब्लड ले जाके किसको दे देगा, सेल को। रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है ऑक्सीजन देना। समझ पा रहे हो? क्लियर है? तो भगवान ने हमारी बॉडी के अंदर क्या फिट कर दिया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, श्वसन तंत्र। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक, श्वसन तंत्र। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्यों बनाया गया, आपको समझ में आ गया? ताकि वो क्या प्रोवाइड करा सके, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ब्लड को मिलेगा तभी ये ब्लड ऑक्सीजन ले जाके सेल को देगा, और सेल फिर किसको दे देगा, माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया वो जो ग्लूकोज था, वो जो पायरूवेट था, उसको तोड़ के किस में कन्वर्ट कर देगा, एटीपी में। और एटीपी बन जाएगा तो फिर सेल क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। सेल क्या हो जाएगा, खुश। समझ पा रहे हैं? सेल क्या हो जाएगा, खुश। ये अपना सेल है, ये हंसने लगेगा। ठीक है, क्लियर है? कब, जब क्या मिल गया इसको, एटीपी। लेकिन इसमें भी एक और बात है, क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम केवल और केवल ऑक्सीजन पहुंचाना है, केवल ऑक्सीजन देना है? तो नहीं, समझिएगा, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी तो कहानी स्टार्ट हुई। जब ये हमारा ब्लड क्या हुआ, अपने अंदर क्या भर के लेके आया भाई, ऑक्सीजन। समझना ध्यान से, क्या लेके आया, ऑक्सीजन। अभी सेल की बात करें ना, सेल को बहुत प्रॉब्लम है भाई, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत है, और हर दिक्कत को पूरा करेगा अपना ब्लड। अब ये रहा सेल, ठीक है। सेल के अंदर इसने फिर से किस रास्ते ट्रांसपोर्ट किया, उसी कैपिलरी पाइप के रास्ते। समझ में आ रहा ना? ब्लड कई पाइप में घूमता है, एरेटरी हो गया, और क्या बोलते हैं, एरोटा हो गया, वेन्स हो गया, वेनलेट हो गया, समझ पा रहे हैं, वेना काबा हो गया, कई अलग अलग पाइपें हैं। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन यानी एक सेल से ब्लड के अंदर, अब ब्लड से सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है कैपिलरी पाइप से होता है, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो है वो कहाँ आ जाएगा, सेल के अंदर। जो ही सेल के अंदर आएगा, सेल के अंदर कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि कहानी वहीं पे फंसी थी। और इसके अंदर कौन बैठा था, पायरूवेट। तो इस पायरूवेट को ऑक्सीजन मिलने के बाद ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है क्या कर देगा, इस पायरूवेट के साथ ऑक्सीजन मिलाएगा। ऑक्सीजन मिलाने के बाद ध्यान दीजिएगा क्या बना देगा, एटीपी। लेकिन एक और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि एटीपी तो बन जाएगा, लेकिन इसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बन गया। समझ पा रहे हैं? यानी पायरूवेट को ऑक्सीजन मिला तो इसने एटीपी तो बना दिया, लेकिन एक खराब गैस भी प्रोड्यूस कर दी जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। समझ पा रहे हैं? अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, फिर से पूरे ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, भर जाएगा। क्योंकि इस सेल का इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस सेल में कोई काम नहीं है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल को फिर से क्या करने लगेगा, डिस्टर्ब करने लगेगा, और फिर सेल एक बार पुनः क्या करने लगेगा, रोने लगेगा। समझ पा रहे हो? तो
सेल पुनः क्या करने लगेगा, रोने। यानी जब एटीपी बन जाएगी तो सेल खुश तो हुआ, लेकिन उसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ पा रहे हो, क्लियर है। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड बनने से सेल फिर क्या हो जाएगा, उदास हो जाएगा, रोने लगेगा, और फिर जब रोएगा तो फिर कौन आ जाएगा, ब्लड। समझ पा रहे हैं, ये हमारा ब्लड है। ब्लड तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, उसके मौजूद रहता है। और ये हमारा क्या है, सेल है। सेल के अंदर क्या भर चुका है बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ब्लड, ये क्या होगा, ये रोने लगेगा। कौन रोने लगेगा, सेल। तो फिर ब्लड आएगा, ब्लड कहेगा कि तुम काहे रो रहे हो, कहेगा मेरे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भर गया है। कहेगा ठीक है, तुम हमको दो, हम लेके उसको बाहर फेंक के आते हैं। तो फिर क्या करेगा, ये जो ब्लड है इस कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से ले लेगा। क्योंकि छोटे बच्चे कुछ कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, वो सिर्फ रोते हैं। जब उनको प्रॉब्लम क्रिएट होगी रोएंगे। सेल हमारे अंदर क्या है, एक छोटा बच्चा है, तो हर प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, रोने लग रहा है। और उसकी देखभाल कौन कर रहा है, ब्लड। सिंपल कहानी। कहानी में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेल गया एक छोटा बच्चा और उसकी रखवाली कौन कर रहा है, ब्लड। ठीक है, बिल्कुल। तो कार्बन डाइऑक्साइड किसने ले लिया, सब भर लिया अपने अंदर, ब्लड ने। अब ये ब्लड क्या करेगा, तो अब ये ब्लड सोचेगा अब कहाँ लेके जाए। तो भगवान ने कहा यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। भगवान ने, ब्लड की मदद कौन कर रहा है, भगवान सब उसको व्यवस्थाएं प्रोवाइड करा रहे हैं। अब उन्होंने देखा पहले ऑक्सीजन की दिक्कत थी तो रेस्पिरेटरी सिस्टम बना दिया, जिसके कारण क्या हो रहा था, वो ऑक्सीजन गैस अंदर चली जा रही थी। अब भगवान ने देखा यार कि अभी तो दिक्कत कार्बन डाइऑक्साइड की है, जिसको तो बाहर करना है। तो उन्होंने, भगवान ने ये सोचा कि जिस रास्ते ऑक्सीजन आए उसी रास्ते क्या कर दो, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर दो। समझ पा रहे ना। इसका मतलब भगवान ने बड़ा अच्छा दिमाग लगाया। और उसके बाद इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एक और काम एक और काम ऐड हो गया, एक और काम ऐड हो गया। थोड़ा ध्यान से सुनते जाएंगे। काम क्या ऐड हो गया कि अभी तक ये रेस्पिरेटरी सिस्टम हमको लग रहा था केवल और केवल क्या देगा, ऑक्सीजन देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। अब ये क्या करेगा, अब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम दो काम कर रहा होगा। एक तो ऑक्सीजन का इंटेक होगा, या ऑक्सीजन अंदर जाएगा, यानी ऑक्सीजन को अंदर रखेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, बाहर करेगा, यानी आउटसाइड। क्लियर है, हाँ या ना। ठीक, तो ऑक्सीजन को अंदर करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना, ये काम हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम का। क्लियर है। तो इस तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम ये बन गया कि भैया ऑक्सीजन को अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना। दैट इज द मेन मोटिव ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये तो शुरुआती दौर था। ये बताइए, जब शुरुआत में मोबाइल आया था तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक काम था, फोन करना, यानी बात करना, है ना। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप, मतलब जमाना मॉडर्न बनते गया, यानी जो लोग थे वो डेवलप होते गए, वैसे ही टेक्नोलॉजी भी डेवलप हुई मोबाइल की, है ना। धीरे धीरे उसमें एसएमएस ऐड हो गया, धीरे धीरे उसके अंदर इंटरनेट ऐड हो गया, धीरे धीरे ऐप्स आने लगे, धीरे धीरे बहुत कुछ होने लगे, है ना। इसका मतलब धीरे धीरे मॉडिफाई हो गया। वैसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरुआती दौर में तो क्या था, नॉर्मल था। मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ, शुरुआती दौर में क्या था, एकदम नॉर्मल था, कुछ ज़्यादा स्पेसिफिकेशन नहीं था। लेकिन ज़रूरत के अनुसार क्या करना पड़ा, इसके अंदर मॉडिफिकेशन करना पड़ा, यानी ये रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हो गया, मॉडिफाई। बहुत अलग अलग चीज़ें इसके अंदर भी डाली गई। समझ पा रहे ना। तो बहुत कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आज के डेट में आ चुका है। ठीक है, तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या है, कैसे कैसे काम करता है, और कैसे ये मेन काम हो रहा होता है, इस पूरे को हम पढ़ रहे होंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ठीक है ना। अभी भी आपको मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्यों आया है, ठीक है ना, और क्या एग्जैक्ट काम कर रहा है। अभी भी आप ये नहीं पकड़ पाएंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है कौन, है कि नहीं है। मेनली वो तो सभी लोग जानते हैं, लंग्स की ही मैं बात करूंगा कल के डेट में, नोज की ही बात करूंगी। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन लेने के लिए हमारे पास नाक बना हुआ है, और नाक से जो सांस जाती है, हवा जाती है, कहाँ जाती है, फेफड़े के अंदर, है ना, फेफड़े के पास। फिर फेफड़े से कहाँ जाती है, ब्लड के पास। ब्लड फिर कहाँ लेके जाता है, सेल के पास। ऐसे ही तो चल रहा होता है, हम इतना तो फील कर ही पाते हैं। नोज से हवा लंग्स के पास जाएगी, ठीक है, लंग्स से फिर ब्लड, और ब्लड से फिर सेल जाएगी, और फिर ऐसे उल्टा भी चलेगा।
फिर ये क्या था, ऑक्सीजन वाली कहानी थी, है ना। ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, लंग्स के पास, लंग्स से फिर ब्लड के पास, ब्लड से फिर सेल के पास। इन फिर उल्टी कहानी चलेगी ना, कार्बन डाइऑक्साइड उधर से आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, सेल से आएगा ब्लड के पास, ब्लड से फिर लंग्स के पास, और लंग्स से फिर नोज के रास्ते बाहर। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से एक पाथ बन रहा होगा। तो इस पूरे पाथ को समझेंगे, बारी बारी चीजों को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे इस पूरे चैप्टर में, जिसका नाम है रेस्पिरेशन। ठीक है ना, या रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी सिस्टम। सिस्टम तो हमारे अंदर है, बाकी इस प्रोसेस को जो रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, रेस्पिरेशन, श्वसन। ठीक है, तो श्वसन एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और हमको अच्छे से समझना है। आई होप आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम बना क्यों है, क्यों हमको रेस्पिरेशन करने की जरूरत है। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे कई सारे अलग अलग तरीकों से लिखा गया है और इसी चीज को आपको समझना भी है। ठीक है, तो ये सभी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर रहे होंगे, लेकिन आज की क्लास से मुझे ये बताना था कि एक्चुअल में रेस्पिरेटरी सिस्टम क्यों आया। क्लियर है, तो ये सभी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।